नमस्कार। आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस एंड लाइन इंटीग्रल्स। तो इस चैप्टर को हम फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे और बाद में क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। और तो फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूले में बी वेक्टर का इंटीग्रल किया गया है विद रिस्पेक्ट टू dt। ओके, तो इसमें करा क्या गया है, जो रिस्पेक्टिव जो कंपोनेंट्स हैं बी के उनको इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dt। ओके, तो इससे हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है और इसको ये और सेकंड वाले भी सेम, बस इसमें हमने लिमिट्स लगा दी हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है इसको हम इंडेफिनिट इंटीग्रल भी कहते हैं और सेकंड वाले को डेफिनेट इंटीग्रल। इधर T2 और T1 लिमिट्स है फंक्शन की, मतलब कि T1 से जो फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और T2 तक एंड हो रहा है। ठीक है, ये इसको कहते हैं हायर लिमिट और इसको कहते हैं लोअर लिमिट। इसको कहते हैं हायर लिमिट और इसको लोअर लिमिट। T1 से T2 की लिमिट है। ठीक है, ऐसे थर्ड वाला फॉर्मूला है, इसके अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स आई और जे कंपोनेंट। सेकंड और फर्स्ट में हमारे पास तीन कंपोनेंट्स आई जे के। ओके, अगर हमारे पास में जो अगर हमारे पास में एफ जी दो फंक्शंस दे रखे और हमारे पास में कांस्टेंट दे रखा है, यहाँ पे अल्फा और बीटा कांस्टेंट है दे रखा है और हमारे पास में कांस्टेंट वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास में ये तीन प्रॉपर्टी है, जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये यूज़ कर सकते हैं हम। जो हमारा कांस्टेंट है हम उसको बाहर ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पे सेम ही फॉर्मूला है, हम यहाँ मतलब स्प्लिट कर रहे हैं और फिर बाद में कांस्टेंट को बाहर ले लिया। ठीक है, ऐसे ही कांस्टेंट वेक्टर को भी हम बाहर ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट वेक्टर था, इसको भी बाहर ले लिया है। ओके, अब ये यहाँ पे जो W है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला क्या होता है, जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यस, तो यहाँ पे जो L1 लिख रखा है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया है। ओके, ओके, तो इस तरह से हमारे पास में ये फॉर्मूला आ जाता है W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एल, क्योंकि हमारे पास जो वर्क डन के कॉम्पोनेंट्स है, जैसे हमारे पास ये टोटल वर्क डन इतना है, तो इसके छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स ले लिए, इतना वर्क डन, जैसे कि ए से बी जाने में इतना वर्क डन हुआ है। ओके, तो इसका छोटे छोटे डिस्टेंस में इतना वर्क डन, L1 ले लिया, इसको L2 ले लिया, इतने वर्क डन को L3 ले लिया है, मतलब छोटे छोटे इंटरवल्स पर वर्क डन ले लिया है और उन सबको आपस में ऐड कर दिया गया है और उसका बाद में समेशन कर दिया गया। तो समेशन जो है वो दैट स्टैंड्स टू द इन्फिनिटी, तो उसको हम इंटीग्रल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समेशन को रिप्लेस कर दिया गया किससे, बाय इंटीग्रल फंक्शन। ओके, ओके, अब यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है। यहाँ पे करा क्या गया है, ये जो C है ये कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब कि जो पूरा काम किया गया है उस कर्व को बोला गया है यहाँ पे। ओके, तो अगर हमें वर्क निकालना है तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ओके, अब लाइन इंटीग्रल्स की कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा। ओके, अब इनको स्प्लिट करके बोल सकते हैं, हम F का अलग इंटीग्रल कर सकते हैं और G का अलग इंटीग्रल कर सकते हैं। हम दो कंपोनेंट्स को अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे हम अगर इस कर्व को, हमारा इतना कर्व है A से B तक जा रहा है, तो हम ये पूरा हमारा कर्व इसको C मान लेते हैं, तो हम यहाँ से ऐसे करके स्प्लिट ले सकते हैं। इतना कर्व को हम C1 मान सकते हैं और इतने कर्व को हम C2 मान सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे ये बोला गया, मतलब कि हम डिस्टेंस को यहाँ पे स्प्लिट करके लिख रहे हैं। ओके, द वेक्टर फील्ड एफ फॉर विच द लाइन इंटीग्रल एफ डी एल बिटवीन टू points P and Q has the same value for all the paths that begin at the point P and end at the point Q is called the conservative vector field. और कंजर्वेटिव जो फोर्स है उसको पाथ इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं। ओके ओके, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे B to A जाना है, ठीक है। ओके, पर अगर हम ये वाला पाथ भी यूज़ कर सकते हैं जाने के लिए, और ये वाला पाथ भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो मेरे पास में वर्क डन आ रहा है C1 पाथ से, और जो मेरा C2 पाथ से आ रहा है, और जो मेरा C3 पाथ से आ रहा है, सभी का लाइन इंटीग्रल जो है सेम हो, तो ऐसे वेक्टर फील्ड को हम कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड कहते हैं। कहने का मतलब है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी भी पाथ से जाएगा उसकी वैल्यू हमको सेम ही मिलने वाली है उस वेक्टर फील्ड की। ओके, तो ऐसी फील्ड को क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। ओके ओके, अब कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है या नहीं। अगर वो इरोटेशनल हो तो वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। ओके, अगर किसी फील्ड को हम स्केलर फील्ड के टर्म्स में लिख सकें तो वो एक क्या है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, या वो कह सकते हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट है। ओके, अगर उसका लाइन इंटीग्रल जो है वो 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब जो कंजर्वेटिव फोर्स है, या जो हमारा ये जो लाइन इंटीग्रल आ रहा है, लाइन इंटीग्रल को हम क्लोज काउंटर इंटीग्रल भी कह सकते हैं, लूप इंटीग्रल भी कह सकते हैं, और सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर एफ भी कह सकते हैं। हमें क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है। यहाँ पे हमें पूछा जा सकता है कि उसका सर्कुलेशन निकालना है, या हमें ये प्रूफ करना है कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं। ओके, या हमें पूछा जा सकता है लूप इंटीग्रल बताओ, ये सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर बताओ। ठीक है, तो हमें इस सब में क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे लाइन इंटीग्रल। ओके ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है, यहाँ पे ये उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर दे रखा है हमें। ठीक है, हमें पोजीशन वेक्टर है टी पॉइंट बताने हैं उसका। हमें यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, और हमें टाइम टी निकालना है, और टाइम 0 पे हमें पोजीशन वेक्टर उसका दे रखा है। ठीक है, ओके, अब हमें पोजीशन वेक्टर कैसे निकालना होता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारी वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। ओके, यानी कि मैं कह सकती हूँ ये मेरा किसके इक्वल होगा, डी आर के इक्वल होगा। ओके, अगर मैं दोनों साइड पे इंटीग्रल कर दूँ तो मेरे पास में यहाँ पे अपना पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी आ जाएगा। ओके, तो मैं इसको इंटीग्रल कर लेती हूँ वेडिट वेक्टर को। ओके, तो हमें वेक्टर का कैसे इंटीग्रल बोला गया था, उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को इंटीग्रल करना है। मतलब कि इसको इंटीग्रल करना है माइनस जे कोस टी प्लस के। अब इंटीग्रल करके देते हैं क्या आएगा, आई कैप माइनस कोस टी माइनस जे कैप साइन टी प्लस के कैप टी क्यूब अपॉन 3 प्लस में सी। ओके,
ये मेरा इक्वल था डिस्प्लेसमेंट है टाइम के इक्वल था। ओके ओके और मेरे को दे रखा है 0 पे इनिशियल पॉइंट दे रखा है। अब मैं अगर इसको इक्वेट करके देखूं, इसमें एक बार 0 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा हमारे पास में। ओके आई कैप माइनस कोस 0 माइनस जे कैप साइन 0 प्लस के कैप 0 प्लस सी इज इक्वल्स टू -1 माइनस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप प्लस सी। यानी कि यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया है, माइनस आई कैप प्लस सी। और मेरे को दे रखा है क्वेश्चन में कि ये किसके इक्वल है, ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के इक्वल है। इक्वेट करके देखते हैं आप। ये मेरा इसके इक्वल है, इक्वेट करके देखते हैं आप। ओके तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये मेरा किसके इक्वल हो गया, सी के इक्वल हो गया, ठीक है। मतलब कि मेरा पास में जो हमें टाइम टी पे चाहिए वो मेरे पास में क्या आ गया है अब, माइनस कोस टी। मैं इसको इस इक्वेशन में सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी, इस वाली इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन हमारे पास है इस इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ सी की वैल्यू। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ से, इज इक्वल्स टू माइनस कोस टी आई कैप जे कैप ओके। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 माइनस कोस टी आई कैप प्लस जे कैप और यहाँ पे माइनस। ओके ओके प्लस में तो यही हमारा फाइनल आंसर है जो मैं क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें बताना था पोजीशन वेक्टर है टाइम टी, तो हमने बता दिया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। इंटीग्रेट करना है हमें बस इसे, प्लस में ओके इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। ओके अब इसकी तो आइडेंटिटी होती है तो वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 4 tan इनवर्स टी। ओके आई कैप प्लस, अगर मैं इसमें T2 को एस पी ले लूँ, ठीक है,
तो यहाँ पे बस 2t आ जाएगा इज इक्वल्स टू dp/dt, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो। ओके, अगर मैं 2t, तो मेरे पास 2t/dt इज इक्वल्स टू dp हो जाएगा। ओके, और मेरे को इंटीग्रेट करना है इसको, मैं इसकी जगह पे dp लिख सकती हूँ, तो dp और नीचे मैंने क्या लिया है 1 + p हो जाएगा। ओके, और 1 + p का इंटीग्रल क्या होगा log 1 + p, और जब मैं p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा log 1 + p की वैल्यू क्या थी t²। ओके, तो यहाँ से मेरे पास इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा log 1 + t² j प्लस में c। ओके, इतना ही क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हमें यहाँ पे गिवन है द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये दे रखा है ऑब्टेन इट्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टी। हमें क्या बताना है, पोजीशन बतानी है, पोजीशन वेक्टर बताना है, ठीक है, एट टाइम टी पर, और हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है उसकी और इनिशियल पोजीशन दे रखी है, ठीक है। हमें क्या बताना है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी बताना है, ठीक है, यानी हमें बताना है आर टी, हमें r0 गिवन है और हमें वेलोसिटी गिवन है एट टाइम 0। ओके, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। हमें पता है हमारी जो एक्सेलरेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a इज इक्वल्स टू dv/dt। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा a.dt इज इक्वल्स टू dv। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूँगी इसका, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा वेलोसिटी आ जाएगी एट टाइम t पर। यस, ओके, तो क्या करना है हमें निकालना है ये, तो निकालते हैं। ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, इसके ए क्या है -10k। ओके, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, विद रिस्पेक्ट टू dt। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा -10 t k कैप। ओके, तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई है -10 t k कैप। ओके, ओके, और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है टाइम 0 पर वेलोसिटी, प्लस में c भी आएगा यहाँ पे, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में c जरूर लगाते हैं, ठीक है। c कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। ओके, एट टाइम 0 पे हमें दे रखा है i -k कैप, और हमारा ये किसके इक्वल आ रहा है -10 t k कैप प्लस c के। ओके, तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। t की जगह पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे 0 लिया है, तो हमें यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा -0k कैप प्लस c। ओके, तो यहाँ पे हमारी सिंपली c की वैल्यू क्या आ जाती है i कैप -k कैप। ओके, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में vt क्या हो जाएगा -10 t k कैप प्लस में i कैप -k कैप इज इक्वल्स टू, हमारे पास में क्या आ जाएगा -10 t -1 k कैप प्लस i कैप। ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल्स टू i कैप, लिख सकते हैं -10 t + 1
के कैप। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पे वेलोसिटी एट टाइम टी आ गई और हमें निकालना क्या, पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी। ठीक है, ओके निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो हमारी वेलोसिटी है वो किससे इक्वल होती है, डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाता है, जब मैं बहुत सारी इंटीग्रेशन करूँगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, वी डॉट डी टी का इंटीग्रल इज इक्वल्स टू जो पोजीशन फैक्टर है वो आ जाएगा हमारे पास में। तो पोजीशन फैक्टर है टाइम टी हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये सारे फैक्टर क्वांटिटी के हैं। ठीक, ओके, तो यहाँ से हमारा पोजीशन फैक्टर टाइम टी आ जाएगा। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, ये क्या आएगा, आई कैप माइनस टेन टी प्लस वन के कैप। ओके, किस किस पर में इंटीग्रेशन करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आई कैप माइनस टेन टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस टी के कैप। ओके, प्लस सी इज इक्वल्स टू टी आई कैप माइनस फाइव टी स्क्वायर प्लस टी के कैप प्लस सी। यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी। तो इससे वो मैं पोजीशन वेक्टर एट टाइम ज़ीरो निकाल लेते हैं। वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आई कैप माइनस प्लस में सी, यानी कि हमारे पास ये है सी के। ओके, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये हमारा किसके इक्वल है, टू के कैप के इक्वल है। और मैं इसके इक्वेट करती हूँ इसको, तो मेरे पास में सी आ जाता है, यानी मेरा सी टू के कैप के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से मैं पोजीशन वेक्टर टाइम ज़ीरो टाइम टी निकाल लेती हूँ। तो वो क्या आ जाएगा, किस में सब्सिट्यूट करना है हमें, इसमें जाके सब्सिट्यूट करना है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टी आई कैप प्लस में टू के कैप। तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाता है, टी आई कैप तो अब हमारी ये आंसर आ चुका है। ओके ओके, देखते हैं, डिटरमाइन द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर वेक्टर मूविंग विद द वेलोसिटी v 2 sin t I cap minus cos t j cap, given that the r vector is equals to I cap plus j cap at time is equals to 0. It means that it is our initial position. ओके, और यहाँ पे हमें वेलोसिटी देखिए और हमको क्या निकालना है, टाइम टी पर। ओके, तो सबसे पहले आर टी निकाल लेते हैं हम। तो कैसे निकलेगा, वी डॉट डी टी से। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, टू साइन टी आई कैप माइनस कॉस टी जे कैप
dt से इंटीग्रेशन करना है हमें। ओके, इज इक्वल्स टू स्प्लिट कर लेते हैं दोनों को, आई कैप डी टी जे कैप कॉस ओके डी टी इज इक्वल्स टू, ये आएगा सॉल्व करेंगे तो आई कैप साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी माइनस जे कैप कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी और प्लस में एक सी। ठीक है, सी की वैल्यू हम निकालेंगे भी, और हमें दे रखा है यहाँ पे आर एट टाइम ज़ीरो, तो टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे हम निकालते हैं क्या आएगी हमारी वैल्यू। हम यहाँ पे टी की जगह पर जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस इक्वेशन में टी की जगह पर जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, आई कैप टू कोस ज़ीरो माइनस जे कैप साइन ज़ीरो प्लस सी, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस कॉस ज़ीरो क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टू माइनस जे कैप साइन ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो होता है तो ज़ीरो प्लस में सी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में गया टू माइनस टू आई कैप प्लस सी, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे एट टाइम ज़ीरो पर हमारी क्या वैल्यू आ रही है, आई प्लस आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो इसको इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में सी की वैल्यू क्या आ जाती है, 3 आई कैप प्लस जे कैप। ओके ओके, तो इस इक्वेशन में जाके सबसे करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास में आर पोजीशन फैक्टर है टाइम टी क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप साइन टी प्लस में सी वेक्टर हमारा क्या है, 3 आई कैप प्लस जे कैप। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया है, माइनस टू कॉस टी प्लस 3 आई कैप प्लस 1 माइनस साइन टी जे कैप। ओके, तो अब हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, तो ये हम कह सकते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे पोजीशन फैक्टर है टाइम टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, डिटरमाइन द वर्क डन बाय द फोर्स फील्ड। हमें यहाँ पे फोर्स फील्ड दे रखी है, पाथ दे रखा है और हमें पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। तो हमारा जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ डॉट डी एस, इसको मैं इसलिए भी लिख सकते हैं एफ डॉट डी एल। ठीक है, का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ओके, तो देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। हम यहाँ पे वर्क डन को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एल। फोर्स वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई एक्स जे कैप, डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके बीच में, डी एल वैक्टर हमारा किसके इक्वल होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई एक्स डी वाई, डॉट प्रोडक्ट में आई का कंपोनेंट आई के साथ में मल्टीप्लाई में होगा और जे का कंपोनेंट जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर आई वेक्टर और जे वेक्टर जे को जो कंपोनेंट नहीं है कि आई डॉट आई वेक्टर हमारे पास में 1 के इक्वल होता है, और ऐसे ही जे डॉट जे वेक्टर हमारे पास में आई के इक्वल 1 के इक्वल होता है। ओके,
तो यहाँ पर सिंपली 1 हो जाता है, आई डॉट आई कैप और जे कैप नहीं आता। ओके, तो अब इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे हमें डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इस इक्वेशन को एक्स के टर्म में लेके आएंगे और इसको वाई के टर्म में लेके आएंगे। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा, हमें यहाँ पे कर्व दे रखा है वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व दे रखा है। ठीक है, तो इसी को यूज़ करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को। तो हमारे पास में आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। ठीक है, माइनस वाई और एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास में ये इक्वेशन थी, तो हमारा एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट वाई के इक्वल हो जाएगा। तो अंडर रूट वाई सॉल्व करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे तो अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो वाई इंटू अंडर रूट वाई किसके इक्वल हो जाएगा, वाई रेज टू द पावर 3/2 के इक्वल हो जाएगा डी वाई। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स रेज टू पावर 6/6 माइनस वाई रेज टू 5/2 अपॉन में 5/2, यहाँ पे प्लस आएगा। ओके ओके, अब हम यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, हमारा x0 क्या दे रखा है यहाँ पे, x0 ये है, ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है। तो यहाँ से हमारा x0 वो 0 आ गया, x1 मान ले या उसको फाइनल मान ले तो वो हमारा 1 है। ऐसे ही y0 हमारे पास 0 है और y1 हमारे पास में 1 है। ठीक है, तो अब इसमें लिमिट डालेंगे, हमारी लिमिट कहाँ से जा रही है, 0 to 1 जा रही है। इस लिमिट कहाँ तक जा रही है, y की 0 to 1 जा रही है, दोनों की 0 to 1 जा रही है। ओके, अब लिमिट डाल के सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेते हैं। 1/6 प्लस में -0 प्लस 1/5/2 -0। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 प्लस में 2/5 इज इक्वल टू 30। जब ऐसे लेंगे 30 आ जाएगा हमारे पास में। 17/30 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, ऐसे करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं, ऑब्टेन द फंक्शन at which satisfy the relation this given that a1 हमें दे रखा है यहाँ पे this। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले तो हम ये हमारा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ओके, अगर मैं बहुत साइड इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, a t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ओके, तो इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, t² प्लस कॉस माइनस कॉस आएगा यहाँ पे अपॉन में पाई प्लस में 4 log t। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया a t आ गया यहाँ से हमारे पास में। ओके, अब हम a1 निकाल लेते हैं, प्लस में c भी होगा। ओके, a1 हमारा दे रखा है, a1 हम निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 1/2 माइनस कॉस पाई क्या होता है, -1 के इक्वल अपॉन में पाई प्लस 4 log 1 हमारा 0 आई कैप
जे कैप के कैप प्लस में सी इज इक्वल्स टू हाफ आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 0 के कैप प्लस सी। जब हम जो क्वेश्चन में हमें A1 दे रखा है उससे इक्वेट करेंगे इसको, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारा A1 क्या दे रखा है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। ओके, जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, C की वैल्यू 3 माइनस हाफ आई कैप प्लस 1 माइनस पाई जे कैप प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 2 आई कैप प्लस पाई माइनस 1 अपॉन पाई जे कैप 4 के कैप इज इक्वल्स टू में सी। ओके, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया था, हमारा एटी फंक्शन क्या हो जाएगा, जब इसमें अपने सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारा एटी फंक्शन इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 आई कैप प्लस माइनस कॉस पाई टी अपॉन पाई प्लस पाई माइनस 1 अपॉन पाई प्लस 4 प्लस 4 लॉग टी के हमारा इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर ऐसे आएगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। कैलकुलेट सर्कुलेशन ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप अराउंड द क्लोज पाथ अलोंग द पैराबोला फ्रॉम दिस पाथ टू दिस पाथ, एंड बाद में वो बैक भी गया है 1,2 से लेकर 0,0 तक अलोंग द स्ट्रेट पाथ। ओके, तो ये डायग्राम दे रखा है, इस तरह का हो उसने कुछ पाथ फॉलो किया है। तो हमारा जो सर्कुलेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एल। ओके, तो सबसे पहले तो उसको जो फर्स्ट पाथ लिया है यानी पाथ 1 पे उसका सर्कुलेशन क्या था वो निकालते हैं। ओके, पाथ 1 पे उसका सर्कुलेशन क्या था वो निकालते हैं। वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप डी एल इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है इस पाथ की, 0 to 1, और y की जा रही है 0 to 2। ओके, तो पैराबोलिक पाथ है तो y की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x², तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा 2x² का होल स्क्वायर dx। ओके, प्लस में इधर हम x की जगह पर सब्स्टिट्यूट के क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 2 का अंडर रूट सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन 2 वाई डी वाई इक्वल्स टू 4x² dx प्लस y रेज टू पावर अपॉन अंडर रूट 2
220 dy। ओके, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं अब। फोर एक्स रेज़ टू पावर 5/5 प्लस अपॉन √2। ओके, तो जब हम लिमिट लगा लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4/5 प्लस में इक्वल्स टू 2 स्क्वायर √2 अपॉन में 5 √2। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रह क्या जाएगा, 4/5 प्लस 8/5, यानी कि 13/5। ओके, अब पाथ 2 पे निकाल लेते हैं। ओके, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सर्कुलेशन निकालनी है हमें। F.dl निकालेंगे। हमारा F किसके, y² प्लस y² i कैप प्लस xy j कैप dl। ओके, तो क्या आ जाएगा, y² dx प्लस xy dy। तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, लिमिट हमारी x के लिए, लिमिट हमारी x के लिए 1 to 0 जा रही है, 1 to 0 जा रही है, 1 to 0 जा रही है, और y के लिए 2 to 0 जा रही है। ओके, अब सॉल्व करते हैं आगे। हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में ये किस पाथ पे जा रही है, लाइन के पाथ पर जा रही है। हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज टू 2x। ओके, हमारी लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज टू 2x, y इज टू 2x हमारी इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ से हमारे पास में x क्या आ जाता है, y/2। तो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, 2x होल रेज़ टू पावर 2 dx प्लस y/2 y dy। ओके, सॉल्व करते हैं अब। 4x² dx प्लस 2 to 0 y²/2 dy। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4x रेज़ टू पावर 3/3 प्लस y रेज़ टू पावर 3/2 इंटू इज इक्वल्स टू y³ 6 इज इक्वल्स टू 0 - 4/3 प्लस में 0 - 8/6 इज इक्वल्स टू -4/3 -4/3 इक्वल्स टू -8/3। ओके, तो पाथ 1 हमारा क्या आया था,
उसके लिए सर्कुलेशन क्या आई थी हमारी 13/5, 13/5 और पाथ 2 के लिए आई है -8/3। तो टोटल सर्कुलेशन हमारे पास में क्या आ जाएगी, और फोर्स फील्ड जो हमें दे रखी है दोनों को आपस में ऐड करेंगे 13/5 -8/3 इक्वल्स टू 15। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया -1/15। यानी हमारा टोटल सर्कुलेशन क्या आई है -1/15। ओके।